इतिहास के साथ एक और ट्रेजेडी बड़ी गजब है, खास करके आदिवासियों के साथ में। आदिवासी आइकॉन्स को लेकर के हम लगातार एक चीज देख रहे होंगे, तमाम पूरे देश भर में आज 150वीं जयंती अगले एक हफ्ते मनाई जाएगी। उसमें एक शब्द लिखा हुआ है नाम में, टाइटल में, भगवान बिरसा मुंडा। हमने नहीं लिखा। ऐसा नहीं है कि हमने कोई गलती की है, जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है भगवान बनाने की ये जो कोशिश चल रही है आदिवासियों को, असल में उन्हें जमीन से उखाड़ने का प्रयास है। एक 25 वर्ष का नौजवान देश में आज़ादी की जंग छेड़ता है। आज़ादी किससे? इस देश के अंदर जो मूल निवासी जो हमारा परिवार है उसको किस तरीके से बंधक बनाकर रखा गया, उसका जीता जागता उदाहरण ये मेरे हाथ में एक तीर कमान है, जो हमारे देश के एक बहुत बड़े वर्ग, आदिवासी वर्ग को कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व करती है। और आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा जी का फोटो यहाँ पर लगा है। 150वीं वर्षगांठ आज उनकी दिल्ली विश्वविद्यालय में मनाई गई है और बड़ा ही खूबसूरत संदेश आदरणीय हमारे जितेंद्र मीना सर ने दिया है। सर, इतने समय बाद भी ये तीर कमान और बिरसा मुंडा क्यों प्रासंगिक है? देखिए, ये या तो ये धनुष हो, तीर हो और बिरसा मुंडा, इनका राफ्ता जो है आदिवासी समाज से एक तरीके से कहिए कि माँ बेटे वाला रिश्ता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक हथियार है, ये पहचान का एक तरीके से प्रतीक है। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम कलम से जोड़ करके देखते हैं, उसी तरीके से ये आदिवासी पहचान का एक प्रतीक के तौर पर है। दूसरी चीज इसीलिए प्रासंगिक है क्योंकि जो लड़ाई हमारे पुरखों ने शुरू की थी, वो लड़ाई अभी तक चली आ रही, क्योंकि वो मांगे पूरी नहीं हुई। वो जो लड़ाई का जो पर्पस था वो पूरा नहीं हुआ। चाहे जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई हो, भाषा और संस्कृति को बचाने की लड़ाई हो, या आदिवासी पहचान को बचाने की लड़ाई हो, जो बिरसा ने शुरू की थी, वो लड़ाई आज तक पूरी नहीं हो पाई और इसीलिए वो आज तक उनका रिलीवेंस है। आज हम पूरे देश में 150वीं जयंती जब मना रहे हैं तो उसके मायने यही हैं कि पूरे देश के आदिवासी और इसके अलावा जो बाहर का भी जो आदिवासी समाज, गैर आदिवासी समाज है, वो भी उनके महत्व को समझे, ताकि ये चीजें समझ में आ सके कि भाई आज भी आदिवासी समाज अपने आप को किस तरीके से जोड़ करके देख रहा है, किस तरीके से वो लड़ाई को लड़ रहा है और गैर आदिवासी समाज भी उससे क्या सीख रहा है। क्योंकि जब हम लोग आज बिरसा मुंडा को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आज ये भी मान के चलिए कि गैर आदिवासी समाज भी उनको सेलिब्रेट कर रहा है, वो भी उनको उसी जो है नजरिए से देख रहा है जैसे वो अपने पुरखों को देख रहा है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हम सबके पुरखों की ये लड़ाई है जिसको आज की तारीख में हम लोग लड़ रहे हैं और वो लड़ाई बदस्तूर जारी है और इसीलिए उसका महत्व है। जी सर, जिस व्यवस्था से बिरसा मुंडा और उस समय के जो क्रांतिकारी लोग जो देश की व्यवस्था को परिवर्तन करना चाह रहे थे या देश के अंदर मूल निवासियों का राज लाना चाह रहे थे, वो व्यवस्था आज़ादी के 78 साल भी जो की तो बनी हुई है। हम कब राजनीतिक सत्ता पे टॉप पे आएंगे? क्या हम जिंदगी भर अधिकार मांगते मांगते मर जाएंगे या हम अधिकार देने वाले भी बन पाएंगे? देखिए, एक चीज ये समझिए कि आज़ादी के आज लगभग 78 साल हो रहे हैं और उस दौर में हमारे पुरखों की जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी कि खास करके किस तरीके से व्यवस्था की जो लड़ाई है उसे बिरसा मुंडा अबुआ दिशुमाविया राज के नाम से, बाकी हमारे जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी थे मावा नाटे मावे राज के नाम से जानते थे। वो लड़ाई दरअसल आज भी उसी को लेकर के चल रही है कि कैसे हमारे संसाधनों पे हमारा हक हो, कैसे तमाम तरीके के जो बाकी के संस्थान हो उसमें हमारा हक हो, ताकि चीजों को बेहतर ढंग से किया जा सके। अब ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि कब तक, क्योंकि ये तो दरअसल लोगों पर डिपेंड करेगा कि व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रहे हैं, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक जिस तरह की व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रहे हैं उसके लिए मोब तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, धीरे धीरे देखिए ये पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप में जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि लोग इसकी अपनी एक तरीके हैं कि कैसे लोगों को आप मोबिलाइज करेंगे। तो उस डेमोक्रेटिक सेटअप का जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों को जब आप देखेंगे तो उसके नजरिए से आज भी आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। आदिवासी भी मोबिलाइज हो रहा है, गैर आदिवासी भी मोबिलाइज हो रहा है, दलित भी अपने अपने स्तर से आंदोलन कर रहा है, पिछड़ा तबके के लोग भी अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो मोबिलाइज हो रहा है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये यकीन मानना चाहिए कि हमारे देश का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम उसके दायरे में रह करके अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सकें। लेकिन कहीं ना कहीं देश की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आदिवासी जो उपासक है प्रकृति का,
उसको कहीं ना कहीं पत्थरों का उपासक बनाया जा रहा है, उसको उसके मूल अधिकारों से खींचकर कहीं उसको पाखंड अंधविश्वास में डाला जा रहा है। तो ये भी आदिवासी समाज बीच में टूट रहा है। देखिए ये एक चीज ये समझिए कि जो लोग आजादी के बाद सत्ता पे आए जी। उन्होंने अपनी अपनी मान्यताओं को, जो धार्मिक मान्यता हो चाहे सामाजिक मान्यता हो, उनको थोपने का काम किया। तो उन्होंने अपने देवी देवताओं भी थोपने की कोशिश की। इसीलिए जब हम बिरसा भगवान की जब बात करते हैं तो वो भगवान का जो दूसरे समाजों में जो नोशन है, जो आइडिया है, और आदिवासी समाज में जो आइडिया है वो एकदम से अलग है। आदिवासियों में हम बिरसा को अपने पुरखे के तौर पे मानते हैं, एक ऐसा पुरखा जो पूरे समाज को एक दिशा देने का काम कर रहा था। ये वो भगवान, जैसे ये लड़ाई एक तरीके से समझिए जैसे तथागत बुद्ध को भगवान बना दिया था कुछ लोगों ने, बिल्कुल ठीक है, वैसे ही बिरसा को भगवान बनाने की अब अम्बेडकर को भी भगवान बनाने की कोशिश एग्जैक्टली की जा रही है। जो उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, आज की तारीख में हो ही रहा है कि उल्टा उसको ही जो है अप्रोप्रिएट करने की कोशिश चल रही है। और इसीलिए हमारे लिए इस लड़ाई को लड़ना और इस लड़ाई के मायने समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं, लेकिन हमें अपनी व्यवस्था पे, अपनी संस्कृति पे, हमारी अपनी सभ्यता पे, हमारी अपनी मान्यताओं पे टिके रहना है, और तभी जाकर के हम अपने उसके मूल को बचा पाए। जी, एक आखिरी सवाल चलते चलते, जल जंगल और जमीन की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बिरसा मुंडा से पहले से भी ये लड़ाई चलती आ रही है, लेकिन वर्तमान में डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा पर जोर देकर गए हैं, उस और क्या संकेत है? देखिए आदिवासी समाज एकदम आदिवासी समाज आप देखिए आजादी के बाद से ही जब से उसे मौका मिला है वो उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हथियार लेकर के ही उसी रास्ते पे चल रहा है। उसे पता है कि कलम की अहमियत क्या है, संविधान की अहमियत क्या है। संविधान के जब हम ये बात कहते हैं कि संविधान एक दायरे में रह करके वो आगे बढ़ रहा है, तो हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो दायरा कैसा है, और इसीलिए वो कलम की अहमियत को जानता है। इसीलिए वो आज की तारीख में आप देखेंगे तो विश्वविद्यालयों में अलग अलग जगहों पर वो आपको दिखता है, और इसीलिए वो कलम की अहमियत वो समझता है। और इसीलिए वो आप जब देखते हैं तो पता चलेगा कि बिरसा, फुले और अम्बेडकर तीनों को एक साथ लाइन में रख करके अपना आइडियल मानता है, और वो कलम को लेकर के भी आगे बढ़ रहा है। साथ में एक स्लोगन हम लोग लगाते हैं कि तीर को कलम होने दो, कलम को तीर होने दो। तो दोनों चीजें चल रही है कि एकदम एक दूसरे के पूरक है। आदिवासी समाज दोनों को हम छोड़ नहीं सकते, ना इसको छोड़ सकते ना कलम को छोड़ सकते, दोनों एक साथ आदिवासियों के हाथ में चलेगी। इसमें अभी वर्तमान में जिस तरीके से पाखंड अंधविश्वास पूरा कूट कूट कर भर दिया गया है, खासकर युवाओं के दिमाग में, स्कूल छोड़कर वो पहाड़ों पर जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, ऐसे युवाओं को क्या आप इस साक्षात्कार के माध्यम से कहना? देखिए बहुत क्लियर कट मामला है कि वो आपको गलत रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। ये रास्ता हमारे पुरखों का रास्ता नहीं था। हमारे पुरखों को अगर लगता है कावड़ बहुत अच्छी चीज है तो पता होता कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर किसी कावड़ यात्रा में शामिल हो गए होते। बहुत बड़ी बात। अगर बिरसा को लगता है कावड़ बहुत अच्छी चीज है तो वो अंग्रेजों के खिलाफ, दिक्कुओं के खिलाफ लड़ाई छेड़ करके वो भी कावड़ यात्रा में शामिल हो गए होते। तो ये बात समझने की, जब आपके पुरखों ने जिस लड़ाई को नहीं लड़ा, पुरखों ने जिस चीज को आइडियल नहीं माना, आप अगर उसको आइडियल मान रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप पुरखों के रास्ते से अलग होकर के, उससे हट करके काम कर रहे हैं और उन प्रपंचों में फंस रहे हैं, उस रास्ते में जा रहे हैं जो कि गलत रास्ता है, जो आपको नष्ट करने वाला रास्ता है। इसलिए उस रास्ते से वापस आइए और अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल स्पष्ट युवाओं को संदेश दिया गया है। जल जंगल और जमीन के साथ साथ शिक्षा का रास्ता आपको आपकी उन्नति की ओर ले जाता है। अभी आप दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंचे, जैसे कि सर ने बताया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अम्बेडकर वापस आकर वो चाहते तो कांवड़ यात्रा में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा का यात्रा अपनाया और कहीं ना कहीं इस देश के अंदर एक उगता हुआ सूरज के नाम से उनको कहा जा रहा है। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? जितेंद्र मीना सर ने जिस तरीके से प्रमुखता से बातें रखी हैं और युवाओं से आह्वान भी किया है कि शिक्षा की तरफ, अपने महापुरुषों के जो उनकी कहानियां हैं या महापुरुषों का जो कहना है उसकी तरफ चलें। पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।